पहले सबसे पहले रेफरेंस देखते हैं। ये एट वन स्टेशन से लेके देयर डिजायर यहाँ तक का जो आपका है, तो इसका अर्थ हो गया। अब रेफरेंस देखिए, रेफरेंस कैसे लिखा जाता है और उसमें क्या क्या करना है। तो आप देखिए शुरुआत में लिख लेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई है। एक ये तरीका है रेफरेंस लिखने का। और दूसरा तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं दिस पैसेज। दीज लाइन्स ना लिखना चाहो तो आप लिख दोगे दिस पैसेज। अगर दिस पैसेज लिखोगे तब आपको हैव नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हैज, क्योंकि पैसेज एक ही होता है, उसमें लाइनें ज़्यादा होती हैं, इसलिए हैज लगेगा। और लाइन्स का मतलब पैसेज की पूरा कई लाइन्स हैं, एक से ज़्यादा ही लाइन रहेगी, इसलिए हैव लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो आप दोनों तरीके से लिख दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन या दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, दोनों सही हैं। उसके बाद आपको लिखना फ्रॉम द लेसन पार्ट से, कि अंग्रेजी आप उसके बाद लेसन का नाम लिख दो ए गर्ल विद ए बास्केट। फिर लिखना रिटन बाय करके विलियम सी डगलस, लेखक का जो भी नाम है उतना लिख दो, आपका रेफरेंस तैयार हो गया। हाँ, थोड़ा और इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप लिख दो कामा करके लगा बता दो, लेखक की थोड़ा पोजीशन बता दो। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश। क्लियर? ये कौन थे? विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, मतलब लेखक तो हैं ही, न्यायाधीश भी हैं। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा ये लाइनें अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विलियम सी डगलस द्वारा लिखित ए गर्ल विद ए बास्केट पार्ट से ली गई है। अब समझ गया ना? तो चलिए इसका कॉन्टेक्स्ट लिख दीजिए। अगर ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो डगलस करके ही आप फुल स्टॉप लगा सकते हो। तो इफेक्टिव बनाने के लिए इस तरह से आप लिखेंगे। चलिए देखिए आगे कॉन्टेक्स्ट होगा आपका द राइटर वाज, लेखक था, ट्रेवलिंग माने यात्रा कर रहा, फ्रॉम न्यू दिल्ली नई दिल्ली से टू रानीखेत, रानीखेत एक में ही रहेगा। तो लेखक जो है नई दिल्ली से रानीखेत तक की क्या कर रहा था, यात्रा कर रहा था। बाय ट्रेन माने ट्रेन से, लेखक ट्रेन से नई दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा कर रहा था। हियर ही डिस्क्राइब्स द सीन, यहाँ पर वह दृश्य का वर्णन करता है। ऑफ ए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के, यहाँ पर वह रेलवे स्टेशन के एक ऐसे दृश्य का वर्णन करता है। क्लियर? तो ए रेलवे स्टेशन माने एक रेलवे स्टेशन के, सीन माने दृश्य, वह यहाँ पर वह, हियर मीन्स यहाँ पर होगा, HERE रहेगा। तो यहाँ पर वह एक रेलवे स्टेशन के ऐसे दृश्य का वर्णन करता है वेयर द ट्रेन स्टॉप, जहाँ पर ट्रेन क्या की थी, स्टॉप माने रुकी थी। यहाँ पर वह एक रेलवे स्टेशन जहाँ पर ट्रेन रुकी थी वहीं के दृश्य का वर्णन करता है। ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। कॉन्टेक्स्ट में किया क्या जाता है, देखिए कॉन्टेक्स्ट लिखने की ये तरीका कि जो लेखक वर्णन कर, दो तरीके से कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है। पहला तरीका ये है कि जैसे जो पाठ आप पढ़, मतलब जो लाइनें पढ़ लो, तो लाइन में लेखक क्या कहना चाहता है तो उसी को आप थोड़े में बता दो तो आपका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, यानी पॉइंट क्लियर कर दो क्या कहना चाहता है, उसके बाद उसको डिटेल में लिखो। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे आप जो लाइनें आई हैं उसके पहले की जो लाइनें आपको याद हैं उसी वही बना के आप लिख दो कि हाँ ये लेखक ये बात कहा था, उसके बाद ये बातें आई हैं। क्लियर? तो पॉइंट क्लियर करना है, मतलब इससे क्या होता है कि वहीं से बना के लिखोगे तो कॉन्टेक्स्ट माना जाता है कि हाँ इसके बारे में लेकर बताया, आप क्या बताया एक्सप्लेन भी करोगे। या दूसरा तरीका क्या, पिछली लाइनें आप लिखते हो तो उससे ये माना जाता है कि आपको टेक्स्ट बुक की अच्छी जानकारी है, टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी, आपको पता है कि लेखक कौन सी बात कहा था जिसके बाद ये बातें आई हैं जिसको आप एक्सप्लेन करें। क्लियर? तो दो तरीके से लिखा जाता है, चाहे जैसे आप लिखो। तो फिलहाल इसकी हिंदी फिर से एक बार बता दे रहे हो कैसे ये लाइनें इस पर फिट बैठ रहे हैं, उसको भी जान लीजिए ताकि आप कॉन्टेक्स्ट ना भूलें। तो इस तरह से जो भी कॉन्टेक्स्ट बताएंगे उसका इस तरह से हम पॉइंट भी क्लियर कर देंगे। द राइटर वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत बाय ट्रेन, लेखक नई दिल्ली से रानीखेत तक ट्रेन से जा रहा था। हियर ही डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ए रेलवे स्टेशन वेयर द ट्रेन स्टॉप्ड, यहाँ पर वह एक रेलवे स्टेशन जहाँ पर ट्रेन रुकी थी उसी के दृश्य का क्या करता है, वर्णन करता है। अब देखिए पॉइंट क्लियर हो गया ना कि ट्रेन से यात्रा कर रहा था नई दिल्ली से रानीखेत। क्लियर? और उसके बाद पॉइंट पिछला हो गया पॉइंट, और उसके बाद आप ये भी बता दें कि देखिए जहाँ पर ट्रेन रुकी थी वहीं के दृश्य का वर्णन करता है। अब वो ट्रेन तो रुक गई थी, अब उसके बाद क्या हुआ ये चीज़ आप एक्सप्लेन में बताओगे कि हाँ भाई यात्रा कर रहा था नई दिल्ली से रानीखेत की, तो स्टेशन पर रुकती थी, वहाँ पर जो दृश्य था वो आप एक्सप्लेन में बता दो। क्लियर? क्योंकि हर चीज़ तो कॉन्टेक्स्ट बताना नहीं है, पॉइंट क्लियर कर देना है उसके बाद, ताकि जो लाइनें आई हैं एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ ये लाइनें इसलिए आई हैं। अब समझ गए ना? तो आराम से याद हो जाएगा ना?
तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं, आराम से आप इसको 1-2 बार पढ़ लोगे तो बिना देखे याद हो जाएगा। कि या कैसे याद हो जाएगा कि हियर द राइटर, ठीक है, तो टेल्स अस, वहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो या आप ऐसे बता दो कि द राइटर, ठीक है, वाज ट्रेवलिंग या जर्निंग दोनों कर सकते हो, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत बाय ट्रेन। हियर ही डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ए रेलवे स्टेशन वेयर द ट्रेन स्टॉप। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हाँ, एक्सप्लेनेशन में आपको करना क्या है, शुरुआत में इतना तो आप याद कर लीजिए। द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि, जैसे हिंदी में लिखते हो लेखक कहता है कि ना, इस तरह से अंग्रेजी में लिख दो द राइटर सेज दैट। अब ये ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन में गलती हम बोर्ड परीक्षा में जब कॉपी जांचने जाते हैं तो ये गलती ज़्यादा मिलती है, या टेस्ट में लिखते हैं स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए, एक्सप्लेन नहीं लिखना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में बहुत बच्चे एक्सप्लेन लिख देते हैं, वो गलत है। एक्सप्लेन माने व्याख्या करना, यानी व्याख्या करो, आप आदेश थोड़ी दे रहे हो एग्जाम में को। एक्सप्लेनेशन वर्ब नहीं लिखना, एक्सप्लेन वर्ब है, नाउन लिखना है, क्लियर। तो पेपर में रहेगा एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ना, तो उसी में से एक्सप्लेन देख के लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। तो पेपर से नकल नहीं करना है आपको, एक्सप्लेनेशन पूरा हेडिंग आपको डालना है, ठीक, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि, इतना लिख दो। अब देखिए इसमें करना क्या होता है कि एक्सप्लेन में इनडायरेक्ट क्या ध्यान देना आपको, इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करिए, सिनोनिम्स का प्रयोग करिए, क्लियर, और अपने हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाइए, वही एक्सप्लेनेशन आपका क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। बाय चांस किसी का सिनोनिम्स नहीं आ रहा तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हो, क्लियर। तो सिनोनिम्स आप यहाँ से किताब में दिया है, सिनोनिम्स वहाँ से तैयार कर लो। बाकी आप सिनोनिम्स आपके ग्रामर पोर्शन में दिया है, 3 नंबर का आता भी है, तो वहाँ से तैयार कर लो। बाकी तो हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप सिनोनिम्स देख सकते हो, कहीं से भी तैयार कर सकते हो। तो चलिए हम लाइन टू लाइन हर लाइन का पढ़ के उसका क्या क्या एक्सप्लेन होगा बता रहे हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप उसी तरह से लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन, अब यहाँ देखिए द राइटर सेज दैट, आप शुरुआत में लिख लेंगे, लेखक कहता है कि, उसके बाद हर लाइन का एक्सप्लेन देखिए कैसे क्या क्या कहाँ से क्या बदल सकते हो। तो द राइटर सेज दैट के बाद जो लेखक कहता है कि, क्या कहता है, एट वन स्टेशन, तो एट वन स्टेशन की जो आप कहते हैं एट ए स्टेशन, वन का सिनोनिम्स क्या कर दो, ए कर दो, एट ए स्टेशन। माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, माई का जगह लिख दो हिज, क्लियर, रूटीन का जगह लिख दो सीक्वेंस, SEQUENC, सिनोनिम्स बताया था ना अर्थ बताते समय। हिज सीक्वेंस ऑफ टॉकिंग का मतलब लिख दो कन्वर्सिंग, टॉकिंग मैंने बातचीत करना, कन्वर्सिंग CONVERSING, हिज सीक्वेंस ऑफ कन्वर्सिंग, क्लियर। विथ द पीपुल मतलब लिख दो विथ द मेन, मेन मीन्स भी लोग या व्यक्ति, क्लियर। वाज इंटरप्टेड, इंटरप्टेड की जगह लिख दो डिस्टर्ब, क्या लिख दोगे, डिस्टर्ब, क्लियर। तो हो जाएगा द राइटर से दैट एट ए स्टेशन हिज रूटीन, रूटीन के मतलब सीक्वेंस होगा, रूटीन ऑफ कन्वर्सिंग विद द पीपुल का मतलब विद द मेन, वाज इंटरप्टेड मतलब डिस्टर्ब, समझ में आया। तो आप देखिए इस तो सिंपल तरीका है, सबसे सरल तरीका है, इस तरह से लिखोगे आपको कोई गलत काटने वाला नहीं है, नंबर पूरा मिलेगा आपको। अगर नहीं तो आप और ज़्यादा चेंजिंग करना चाहते हो और भी ज़्यादा चेंजिंग कर सकते हो अपने हिसाब से, आप वाक्य बनाने के लिए फ्री हो के, मतलब ऐसे कैसे द राइटर सेज दैट ही वाज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ही यूज्ड टू स्टॉप IT ब्रिज स्टेशन पर, प्रत्येक स्टेशन पर रुका करता था, एंड टॉक टू द पीपुल, और लोगों से बातचीत किया करता था। उसके बाद आप लिखोगे एट ए स्टेशन, बट एट ए स्टेशन ही कुड नॉट डू सो, लेकिन एक स्टेशन पर वो ऐसा नहीं कर सका, क्लियर। ये सब बातें भी अपने हिसाब से आपके सोच के ऊपर है, इतना सोच सकते हो तो इस तरह से भी बना के लिख सकते हो और भी वाक्य, ठीक ना। नहीं तो सबसे सिंपल तरीका यही है, ठीक। एज सुन एज, क्लियर, एज सुन एज माने ज्यों ही, तो एज सुन एज के लिए आप एक शब्द बता रहे हैं, नो सूनर डिड, कंजक्शन है, नो सूनर माने भी होता है ज्यों ही, क्लियर। तो एज सुन एज की जगह नो सूनर, लेकिन तब डिड लगेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसी हिसाब से उसमें डू नो सूनर के तुरंत बाद सहायक क्रिया लगती है, क्लियर। नो सूनर डिड, एज सुन एज की जगह आई का, अब देखिए एज सुन एज आई है ना, आई तो लेखक रुका है, मैं रुका हूं, अब थोड़ी कहोगी मैं रुकी हूँ, आप कहोगे कि वह, लेखक के लिए लगेगा आई का क्या कर दोगे, ही। नो सूनर डिड ही एलाइटेड का जगह लिखोगे आप गाट डाउन, एलाइट माने उतरना, तो गाट डाउन माने भी उतरना, क्लियर। नो सूनर डिड ही गाट डाउन, कामा की जगह आप लिखोगे दैन, क्योंकि नो सूनर के साथ त्यों ही के लिए दैन लगता है, एज सुन एज के साथ जो है त्यों ही के लिए कामा लगता है। अब समझिए ना, दोनों का अर्थ होता है ज्यों ही त्यों। नो सूनर डिड ही गाट डाउन, गाट डाउन बाद गाट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से उतरा, क्लियर। ऐसे भी बढ़ा सकते हो, नहीं तो नहीं कर दो गाट डाउन कर दो, कामा मतलब दैन कर दो,
एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन मतलब एक ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन कर दो। क्लियर? यंग का मतलब क्या? छोटे बच्चे, यहाँ जवान से नहीं है, छोटे बच्चे। ए ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है। तो गैदर्ड अराउंड मी, गैदर्ड मतलब कि तो सराउंडेड कर दो। गैदर्ड माने इकट्ठा होना, इनकी चारों ओर से घेर लेना, उसको सराउंडेड कहते हैं। या कलेक्टेड भी कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टेड का प्रयोग यहाँ अच्छा नहीं माना जाएगा। वस्तु के लिए इकट्ठा करने के लिए कलेक्ट लगता है, व्यक्ति के इकट्ठा होने के लिए गैदर लगता है। गैदर का सिनोनिम्स सराउंड भी आप यूज कर सकते हो, तो स्पेशल वर्ड। तो एज सून एज की जगह नो सूनर डिड, आई एलाइटेड मतलब ही गॉट डाउन, कामा की जगह देन होगा। ए ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन सराउंडेड हिम, गैदर्ड अराउंड का मतलब होगा सराउंडेड, सराउंडेड माने चारों ओर से घेर लेना। हिम मी माने हो जाएगा हिम, क्योंकि मुझे नहीं लेखक को घेरे हैं तो उसका प्रोनाउन मी का क्या हो जाएगा? हिम। क्योंकि इनडायरेक्ट का पालन करना, तो इनडायरेक्ट में प्रोनाउन क्या हो जाता है? फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में हम चेंज कर देते हैं। क्लियर? इस तरह से इनडायरेक्ट में आपको ऑलवेज थर्ड पर्सन का यूज करना है, ठीक। अब यहाँ तक एक्सप्लेन समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, दे वेयर सेलिंग बास्केट्स मतलब देख मतलब दोज चिल्ड्रेन। क्लियर? दोज चिल्ड्रेन, वे बच्चे। देखा सुना दोज का, तो वे मतलब दोज के साथ नाउन हमेशा लिखा जाता है, इसलिए चिल्ड्रन भी लगा दो। दो चिल्ड्रन वेयर सेलिंग बास्केट्स। क्लियर? सेलिंग बास्केट्स का दो, या दो चिल्ड्रन वांट टू सेल देयर बास्केट्स, ऐसे भी कर सकते हो, बच्चे अपनी टोकरी बेचना चाहते थे। क्लियर? या दो चिल्ड्रन हैड कम टू सेल देयर बास्केट्स, टोकरी बेचने के लिए आए थे। इस तरह से किसी भी तरीके से आप अपने हिसाब से बता सकती हो, सेम टू सेम नहीं लिखना है। क्लियर? तो हैंड वोवेन, हैंड वोवेन मतलब होता है हैंडमेड। क्लियर? अब यहाँ देखिए नए नए सेंटेंस बनाओ, आपका एक्सप्लेन हिट जाएगा। बास्केट बाद फुल स्टॉप कर दो। हैंड वोवेन मतलब क्या? ठीक है, दे वेयर मेड ऑफ हैंड, वे हाथ से बनी हुई थी, या दे वेयर हैंडमेड। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? दे वेयर मेड ऑफ, देख मतलब टोकरियां, या दो बास्केट्स वर मेड ऑफ हैंड, हाथ से बनी हुई थी, या दो बास्केट्स वर हैंडमेड। नया सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया? ना बना पाओ तो डायरेक्ट आप हैंडमेड से ही काम चला लो, आपके ऊपर है, परीक्षा में अगर ना बना पाओ, ठीक ना। तो बास्केट्स बाद काम करके आप हैंडमेड भी कर सकते हो। क्लियर? रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइन। क्लियर? रीड बास्केट्स मतलब क्या? दे वेयर मेड ऑफ रीड्स। क्लियर? वे नरकट से बनी हुई थी। क्लियर? विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। ठीक है, सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स मतलब क्या? आप कह दो कि दे हैड ऑर्डिनरी, सिंपल भी साधारण, ऑर्डिनरी माने साधारण, ORDINARY। तो आप लिखते चलिए जो डिफिकल्ट वर्ड आप लोग, ऑर्डिनरी डिजाइंस एंड पैटर्न्स। पैटर्न्स का नाम आप लिखो स्पेसिमेन, SPECIMEN, स्पेसिमेन माने भी नमूना होता है। क्लियर? तो या आप पैटर्न्स भी लिख सकते हो, मॉडल्स भी। डिजाइंस एंड पैटर्न्स, पैटर्न्स में स्पेसिमेन, SPECIMEN, नमूने। स्पेसिमेन माने नमूना होता है, बहुवचन मेन हो जाएगा। तो इस तरह से दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, इसका एक्सप्लेन क्या होगा? दे हेल्ड, देख मतलब दो चिल्ड्रन, वे बच्चे। हेल्ड मीन्स होता है रेज्ड, उठाना। यहाँ हेल्ड का मतलब उठाने से रेज्ड, रेज्ड द बास्केट्स हाई। क्लियर? वे बच्चे टोकरियों को क्या कहते हैं? हाई, ऊंचाई पर उठाए थे। ऑन देयर हैंड भी अपने हाथों पर, या इन देयर हैंड्स। क्लियर? दो चिल्ड्रन रेज्ड द बास्केट्स हाई इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में लेकर टोकरियों को क्या किए थे? इन देयर हैंड्स का दो, या टेकिंग इन देयर हैंड्स। इस तरह से कुछ भी आप कर सकती हो, बढ़ा सकती हो, बढ़ाना चाहो तो, नहीं तो आप हाई तक ही लिख दो। शाउटिंग वर्ड्स, शाउटिंग वर्ड्स मतलब कि शाउटिंग वर्ड्स माने क्या होगा? नया सेंटेंस बनाओ। ठीक है, जितने सब बातें हैं उतना सेंटेंस बनाओ, वही एक्सप्लेनेशन आपका हिट जाएगा। क्लियर? अगर सेंटेंस बनाने की कला आपके अंदर आ गई, अपने थॉट्स को व्यक्त करने की, तो आपका एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। शाउटिंग वर्ड्स माने क्या? वो शब्द को चिल्ला रहे थे, मतलब क्या? अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में वो चिल्ला रहे थे। अब हिंदुस्तानी है तो मतलब इसके ऊपर सेंटेंस बनाओ, दे वेयर क्राइंग, शाउटिंग मींस चिल्लाना, क्राइंग इन हिंदी वर्ड्स। क्लियर? वे हिंदी भाषा में क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, अब फिर नया सेंटेंस बनाओ। आई डिड नॉट नो मतलब क्या? लेखक करें मैं नहीं जान पाया, तो आप कह दोगे ही कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। क्लियर? लेखक उनकी भाषा को समझ नहीं पाया, तो ही कुड नॉट, नो की जगह अंडरस्टैंड कर दो, मैं जान नहीं पाया मतलब समझ नहीं पाया। क्लियर? ही कुड नॉट, आप इनडायरेक्ट बनाओ कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, वह उनकी भाषा को समझ नहीं पाया, नहीं लेखक नहीं समझ पाया। क्लियर? आप थोड़ा और क्लियर कर दो, बिकॉज ही कुड नॉट नो हिंदी, क्योंकि वह हिंदी
नहीं जानता था, लेखक हिंदी तो जानता नहीं था, इसीलिए नहीं समझ पाया, क्योंकि हिंदी में बोल रहे थे, वो अमेरिकन था तो इंग्लिश केवल जानता था। तो आई डिड नॉट नो मतलब ही कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज बिकॉज ही डिड नॉट नो हिंदी, ठीक है ना। उसके बाद जो है बट, नो के बाद है बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी। कन्वे माने संदेश देना या कहना, क्लियर, इच्छा का प्रकट होना, संदेश देना, कन्विंस कहना, संदेश देना। तो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, ठीक है। तो बट ही कुड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, ऐसे कर दो, बट ही कुड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, लेकिन वह उनकी भावनाओं को समझ सकता था। मतलब उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी, लेखक के अनुसार से उनकी इच्छा तो प्रकट हो जाए, इच्छा का संदेश मुझसे कहा जा रहा था, कन्वे में संदेश कहना, तो मतलब उनके क्रियाकलाप से उनकी इच्छा का संदेश मुझसे कहा जाता है, कहने मतलब ही कुड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, लेकिन वो उनकी भावनाओं को समझ सकता था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बट ही कुड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। अब थोड़ा और क्लियर करना चाहो तो और भी इसके सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटीज़, ऐसे कर दो, उनके एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाकलाप, ठीक है, लेकिन वह उनके क्रियाकलाप के आधार पर उनकी भावनाओं को क्या कर रहा था, समझ सकता था। दैट दे वांट टू सेल देयर बास्केट्स, कि वे अपनी टोकरियाँ क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। क्लियर, बस इतना आप लिख दो, एक्सप्लेनेशन आपका इनफ है और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। डेली आपको मीनिंग के साथ, हिंदी अर्थ के साथ, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऐसे ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा, केवल आप सुन लेंगे, एक बार ना समझ में आए दोबारा आप इसको सुन लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि सभी विद्यार्थियों की मदद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें, क्योंकि सभी की समस्या ज़्यादा एक्सप्लेन में ही आती है पोएट्री प्रोज की। तो ये सारी समस्या हम एक्सप्लेन पर की हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को समझ में अच्छा सा आ जाएगा, पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन आंसर अपलोड करेंगे, उसका भी बताएंगे, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।